आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है सर। ओके जी, आज का टॉपिक इंतहाई इजी और किसी को भी समझ में ना आने वाला। नो, ये किसी को भी समझ में नहीं आता। क्योंकि कोई इसको समझ के पढ़ता ही नहीं है, इसलिए ये किसी को भी नहीं आता। तो मैं आज आप लोगों को इतना सिंपलीफाई करके पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह आ जाएगा और आप इस तरह हंसेंगे। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। चलिए जी। अच्छा, जैसे कि नाम से जाहिर है, टॉपिक का नाम है रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। अब इसका क्या मतलब है? एसिडोसिस किसे कहते हैं? देखो, हमारी बॉडी का एक पीएच होता है, ठीक है? हमारी बॉडी का एक पीएच है 7.4। 7.4 ये हमारी बॉडी का पीएच होता है। यानी हमारी हमारी जो ब्लड है, हमारी जो टिश्यूज हैं, पीएच जो है वो 7.4 होता है वहां पे। अब अगर पीएच 7.4 से ज्यादा हो जाए, पीएच 7.4 से अगर ज्यादा हो ज्यादा। जाए, तो हम क्या कहते हैं कि इस बंदे को अल्कलोसिस हो गई है। ALK में लिख देता हूं। और अगर पीएच 7.4 से कम हो जाए तो हम कहते हैं इस बंदे को एसिडोसिस हो गई है। क्लियर हो गई ये बात? यस तो सर। आज का जो हमारा टॉपिक है रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, इसका मतलब बॉडी का जो पीएच होता है वो 7.4 से नीचे आ जाता है, एसिडोसिस हो जाती है। ये बात क्लियर है? हाँ, क्लियर है। इसके साथ एक दो बातें और जो याद रखने के लिए जरूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है, ये एसिडिक इन नेचर है। ए मतलब एसिडिक। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एसिडिक इन नेचर है। और जो बाई कार्बोनेट है, यानी HCO3 ये आपके बॉडी के अंदर बेस होता है, बेस। तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ चीजें एसिड होती हैं, कुछ चीजें बेस होती हैं। उनमें ये जो आयंस हैं, हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट, इनका आपको पता होना चाहिए। देखो, इससे सिंपल इस तरह देखो ना कि इसका नाम क्या है, बाइकार्बोनेट। तो बाई में भी बी आता है और बेस में भी बी आता है। तो इसे याद रखो कि जो बाइकार्बोनेट है इट इज बेसिक इन नेचर, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन आर एसिडिक इन नेचर। ये बात क्लियर हो गई है? यस सर। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। इसको रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो जाती है, इसलिए एसिडोसिस कहते हैं। यानी पीएच 7.4 से कम हो जाता है। रीनल ट्यूब्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि मसला रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। नॉर्मल पीएच है बॉडी का 7.4। इस बंदे का पीएच 7.4 से कम हो गया, 7.3 हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि किडनी के ट्यूब्यूल्स में मसला था, रीनल ट्यूब्यूल में मसला था। इसलिए इस एसिडोसिस को हम रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखो, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस की हमारे पास दो तीन टाइप्स हैं। रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4। देखो, 4 सबसे आखिर में आता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन। क्यों मोस्ट कॉमन है? क्योंकि ये डायबिटिक लोगों में होता है, और चूंकि डायबिटिक मेलाइटिस बहुत कॉमन है, इसलिए रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 बहुत कॉमन है। तो 4 सबसे आखिर में आता है और ये सबसे कॉमन है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब आ जाएं, हम 1 से शुरू करते हैं कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1 में क्या होता है। ये मैंने डिफिनीशन लिखी है कि डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द बॉडी ड्यू टू प्रॉब्लम इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल में मसला होता है, इसलिए बॉडी का जो पीएच होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी एसिडिक हो जाता है। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस दो तरह से है। एसिडोसिस दो तरह की है। एक को हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है, और एक को हम
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। तो एसिडोसिस दो तरह की होती है, मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी। तो ये जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हैं, ये आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं है ना, इसलिए ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं है, बल्कि ये क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो ये आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इज दैट क्लियर? Yes. अब आते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1 पे। देखो, हमें पता है कि हमारी किडनी का ये ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन स्पेस होता है यहाँ पे, फिर ये आपके पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, ये फिर ये लूप ऑफ हेनले होता है, और यहाँ पे आपके पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट इस तरह होता है ना। अब ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये DCT, इस DCT जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसकी दीवारों के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। लेट्स सपोज ये दीवार है, तो इनकी दीवारों के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, अल्फा इंटरकेलेटेड सेल, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, बीटा सेल्स। तो ये जो अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स हैं, अल्फा इंटरकेलेटेड सेल, ये इन लोगों में खराब हो जाते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की दीवारों के अंदर जो अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स हैं, ये खराब हो जाते हैं, यानी अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर नॉन फंक्शनल। किसमें, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1 में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखो, जब आपके पास अल्फा इंटरकेलेटेड सेल खराब हो जाए ना, ये बाकी मैं हटा देता हूँ, सिर्फ हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं। जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपके पास अल्फा इंटरकेलेटेड सेल खराब हो जाए, तो आपके बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, आप हाइड्रोजन आयन को किक आउट नहीं कर सकते। नॉर्मली होता क्या है कि ये जो अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स है ना, इनके थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, ब्लड से हाइड्रोजन आयन को किक आउट करती हैं इनटू यूरिन विद द हेल्प ऑफ अल्फा इंटरकेलेटेड सेल। समझ नहीं आई? Yes, sir. तो अगर आपका ये अल्फा इंटरकेलेटेड सेल खराब हो जाए, तो क्या हाइड्रोजन आयन को आप एक्सक्रीट कर सकोगे? No, sir. नहीं कर सकेंगे ना। ये खराब अगर हो जाए, ये अल्फा इंटरकेलेटेड सेल अगर खराब हो जाए, तो हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट नहीं हो सकेगा, यानी इम्पेयर्ड हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन फ्रॉम बॉडी इनटू द यूरिन। बॉडी से आप हाइड्रोजन आयन किक आउट करके यूरिन में नहीं डाल सकोगे। कब? अगर अल्फा इंटरकेलेटेड सेल खराब हो जाए। क्लियर हो गया? आप लोगों को Yes, समझ sir. आ रही है सबको? हेलो? यस सर, समझ आ Yes, रही है, sir. थैंक यू। अच्छा, अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे लफ्जों में मैं क्या कह सकता हूं कि दिस पेशेंट विल बी अनएबल टू एसिडिफाई द यूरिन। यूरिन के अंदर ये हाइड्रोजन आयन नहीं ऐड कर सकता। हाइड्रोजन आयन क्या इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है। तो अगर आप हाइड्रोजन आयन को यूरिन के अंदर नहीं डाल सकते हो, इसका मतलब आप यूरिन को एसिडिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप यूरिन में एसिड नहीं डाल सकते हो, हाइड्रोजन आयन नहीं डाल सकते हो, यानी दे आर अनएबल टू एसिडिफाई द यूरिन, इंस्टेड दे एसिडिफाई द ब्लड। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जिसने बाहर निकलना था, अब ये हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं निकलेगा, ये हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं निकलेगा, और ये हाइड्रोजन आयन ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अल्फा इंटरकेलेटेड सेल के जरिए से आप ब्लड से हाइड्रोजन आयन को निकालते थे और उनको यूरिन में डालते थे। अल्फा इंटरकेलेटेड सेल खराब हो गया, तो हाइड्रोजन आयन को आप बॉडी से नहीं निकाल सकते, यूरिन में नहीं डाल सकते, यानी यूरिन को आप एसिडिफाई नहीं कर सकते, बल्कि आप किसको एसिडिफाई कर देते हो, ब्लड को, क्योंकि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन जमा हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई? दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम तो हल हो गई। दूसरी है इम्पेयर्ड
NH4Cl सिक्रीशन। अब देखो होता क्या है, हमारी बॉडी इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहना चाहती है। यानी इलेक्ट्रो न्यूट्रल का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रोजन आयन किक आउट करती है ना प्लस, तो प्लस चार्ज जिस्म से निकल रहा है, तो इस प्लस चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए इसके साथ NH4Cl नेगेटिव इसको भी किक आउट करती है। नॉर्मली जब आपके अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स के जरिए से हाइड्रोजन आयन किक आउट होते हैं, तो इसके साथ आपकी बॉडी NH4Cl को भी किक आउट करती है, ताकि पॉजिटिव जो लॉस हुए हैं उनके साथ ये नेगेटिव भी लॉस हो जाएं, ताकि बॉडी का चार्ज मेंटेन रहे, इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहे। लेकिन जब आपका अल्फा इंटरकेलेटेड सेल खराब होंगे और आप हाइड्रोजन आयन को बाहर नहीं निकाल सकते, किक आउट नहीं कर सकते, तो फिर आप NH4Cl को भी किक आउट नहीं कर सकोगे, क्योंकि NH4Cl तो आपकी बॉडी तब निकालती है जब हाइड्रोजन आयन निकले। अब जब हाइड्रोजन आयन यहां से नहीं निकल रहा, तो इसलिए NH4Cl भी बताओ नहीं निकल रहा, तो इसलिए impaired NH4Cl excretion from the body, NH4Cl भी एक्सक्रीट नहीं होगा। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए? impaired हाँ जी, हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन, impaired NH4Cl। अब क्या होगा देखो, एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, गौर से सुनिए। नेक्स्ट बात, दूसरा मसला क्या होगा? दूसरा मसला ये होगा कि जब आपके पास अल्फा इंटरकेलेटेड सेल खराब होंगे, तो अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स के जरिए से आप एक और काम करते थे, वहां पे सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर होता है। सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर का क्या मतलब? ये लेट सपोज ये अल्फा इंटरकेलेटेड सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बॉडी करती क्या है? यहाँ पे आपकी बॉडी ये करती है कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करती है इनटू ब्लड, ठीक है, समझ नहीं आई? और यस आ रही है। हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालती है। इसको एंटीपोर्ट इसलिए कहते हैं। हाइड्रोजन आयन को यूरिन में फेंकती हैं और सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करती हैं। कौन? अल्फा इंटरकेलेटेड सेल। तो अब जब आपके पास ये अल्फा इंटरकेलेटेड सेल खराब हो जाएगा, तो क्या आप सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर सकोगे? सर तो सोडियम कहाँ जाएगी? यूरिन यूरिन में से बात। यूरिन में जाएगी, यूरिन के थ्रू लॉस होगी, यानी यूरिन लॉस, सोडियम लॉस्ट इन द यूरिन। क्यों? क्योंकि डायस्टल कनोलेटेड ट्यूब्यूल नॉन फंक्शनल है, तो सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर काम नहीं कर रहे। सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर का काम क्या था? सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना। तो अब सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो सोडियम कहाँ जाएगा? सोडियम विल बी लॉस्ट इन द यूरिन। समझ आई है? अब यस देखो, सर। यस जब सोडियम लॉस होगी, यहाँ पे चीज जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, कि जब सोडियम लॉस होगा तो आपकी बॉडी के अंदर क्या रिलीज होगा? एल्डोस्टेरोन। देखो, ये आपकी किडनी है ना, और ये अल्फा इंटरकेलेटेड सेल है, और यहाँ से सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड में। लेकिन अब ये नहीं हो रहा, तो सोडियम कहाँ जा रहा है? यूरिन में। तो आपकी बॉडी के अंदर जो सोडियम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। और सोडियम जब कम होता है तो फौरन एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। सोडियम जब कम होता है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। तो जब ब्लड के अंदर सोडियम कम होगा, इसके नतीजे में एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन आता है और वो सोडियम की रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, इट विल ट्राई टू रीअब्जॉर्ब द सोडियम। और इसका क्या काम है एल्डोस्टेरोन का? कि ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है और हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम को किक आउट करता है। यानी यहाँ पे जब एल्डोस्टेरोन आएगा, तो एल्डोस्टेरोन यहाँ से सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर, सोडियम को जो है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, सोडियम और हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, इनको क्या करवाएगा? किक आउट करेगा। ये एल्डोस्टेरोन का ये फंक्शन होता है कि सोडियम की ये रीअब्जॉर्प्शन। देखो, बॉडी के अंदर सोडियम कम हो गया,
जैसे ही सोडियम कम हुआ एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, एल्डोस्टेरोन आया, उसने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन की और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन को किक आउट किया। तो नतीजे में क्या होगा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोटेशियम इज किक्ड आउट, बहुत सारा पोटेशियम किक आउट हो जाता है यूरिन में। तो बॉडी के अंदर पोटेशियम क्या हो जाता है, कम हो जाता कम है। हो जाता है ना। तो इसलिए हाइपोकिलीमिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो टाइप 1 है उसमें हाइपोकिलीमिया क्यों होता है, तो ये चीज आपको समझ आ गई है कि हाइपोकिलीमिया क्यों होता है। देखो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ताकि अगर आप इसको सिर्फ रीड करो तो आपको समझ आए। ये डीसीटी काम नहीं कर रहे, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर काम नहीं कर रहा, तो सोडियम लॉस हो रहा है यूरिन में। जब सोडियम यूरिन में लॉस होगा तो सोडियम ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करना और पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन को किक आउट करना, बॉडी से निकालना। तो नतीजे में बहुत सारा पोटेशियम किक आउट होगा बॉडी से, इसलिए बॉडी के अंदर पोटेशियम कम हो जाएगा, हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात। यस सर। अब देखो और क्या बात होगी, और बात ये होगी कि जब आपके पास बॉडी के अंदर एसिडोसिस होगी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का मतलब है कि बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो गई है ड्यू टू रीनल ट्यूब्यूल प्रॉब्लम। तो जब एसिडोसिस होती है ना, तो आपकी किडनी से जो कैल्शियम ये किडनी का ट्यूब्यूल है ना, यहाँ से कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होता है इनटू ब्लड, इस तरह होता है ना। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर एसिडोसिस होगी तो ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगी, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम कहाँ जाएगा, यूरिन में, सही है। तो जब यूरिन के अंदर कैल्शियम जाएगा तो किडनी के अंदर कैल्शियम के स्टोन्स बनेंगे। और समझ नहीं आ रही है आप लोगों को कि एसिडोसिस की वजह से ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से लॉस ऑफ कैल्शियम होगा इनटू द यूरिन। जब यूरिन में इतना सारा कैल्शियम जाएगा तो नेफ्रोकैल्सिनोसिस होगी, मतलब किडनी के अंदर कैल्शियम के स्टोन बनेंगे और बोन टर्न ओवर ज्यादा होगा। जीशान भाई, बोन टर्न ओवर क्यों ज्यादा होगा, बोन के अंदर जोड़ तोड़ क्यों ज्यादा हो जाएगी? यार क्योंकि फास्फेट भी उधर से लॉस हो रहा होगा, तो इस वजह से। नहीं, लॉस कौन हो रहा है, कैल्शियम तो बॉडी तो के अंदर कैल्शियम क्या हो रहा है? कम हो रहा होगा, तो फिर उधर से जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो पैराथायरॉयड एक्स्ट्रा। हार्मोन एक्टिवेट हाँ होगा। देखो, कैल्शियम निकल रहा है तो बॉडी के अंदर, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो रहे हैं। तो बॉडी के अंदर जब कैल्शियम कम हो जाए तो कौन एक्टिवेट होता है, पैराथायराइड हार्मोन, और पैराथायराइड, वो हाँ। बोन को तोड़ता है और वहां से कैल्शियम निकलवाता है ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाए, ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाए। इसके लिए वो बोन को तोड़ता है, तो इसलिए बोन टर्न ओवर ज्यादा हो जाएगी। समझ आई है? हाँ जी। अब ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, आखिर ये हुआ क्यों? ये आपके पास जो डाइस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल हैं, ये क्यों खराब हो गए? इसकी जो वजूहात हैं वो आपके पास मल्टीपल माइलोमा हो सकती हैं। मल्टीपल माइलोमा में आपके पास बेंज जोन्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि डाइस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर अल्फा इंटरकलेटेड सेल को डैमेज कर देते हैं। स्क्लेरोडर्मा एक कनेक्टिव टिश्यू की बीमारी है, इसमें क्या होता है, डाइस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, तो वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। एम्फोटेरिसिन भी ये एक एंटी फंगल मेडिकेशन है, फंजाई के खिलाफ यूज होती हैं, ये भी डाइस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में अल्फा इंटरकलेटेड सेल को डैमेज करती हैं। तो मल्टीपल माइलोमा के लोग, स्क्लेरोडर्मा की बीमारी वाले लोग और एम्फोटेरिसिन भी इस्तेमाल करने वाले लोग, इन लोगों में रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 का मसला होता है, टाइप 1 का, सॉरी। क्लियर हो गया? अब ट्रीटमेंट क्या है? देखो इस बंदे में क्या हो गई है, एसिडोसिस हो गई है ना। एसिडोसिस का क्या मतलब कि बॉडी के अंदर एसिड क्या हो गया है, ज्यादा। इंक्रीज हो गया। तो हम इस बंदे को बाहर से बाइकार्बोनेट सप्लीमेंटेशन दे देंगे। बाइकार्बोनेट क्या है, बेस्ट। बेस।
बेस है ना। देखो इस बंदे में बीमारी की वजह से एसिड ज्यादा हो गए थे, इसलिए एसिडोसिस हो गई थी। तो हमने बाहर से बेस दे दिए, बाइकार्बोनेट दे दिया जो कि बेस है, तो बेस भी ज्यादा हो जाएगी। तो जब एसिड और बेस दोनों ज्यादा होंगी तो पीएच क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आइए। हाँ ये सर। तो ये आपके पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। असल में लोग इसका रटा मारते हैं कि इस अक्सर वो ये पूछता है कि कौन से वाले में हाइपोकिलीमिया होता है, तो लोग रटा मारते हैं कि वो टाइप 1 में हाइपोकिलीमिया। आपको समझ आना चाहिए कि टाइप 1 में हाइपोकिलीमिया क्यों हुआ, टाइप 1 में बोन टर्नओवर क्यों हुआ, टाइप 1 में नेफ्रोकैल्सिनोसिस यानी किडनी स्टोन्स क्यों बनती हैं। ठीक है, यस सर। तो ये आपके पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 था। 2 बहुत इजी है। 2 में हमें जो है सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। तो देखो जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 है, इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल ये डैमेज हो जाता है। ये तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल डैमेज होगा, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से को तो अगर आप इसको जूम करके देखो, यहाँ से तो बहुत सारे मवाद री अब्जॉर्ब होता है। सोडियम ये जो है बाइकार्ब यानी HCO3 री अब्जॉर्ब होता है, NaCl री अब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज री अब्जॉर्ब होता है, फास्फेट री अब्जॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड री अब्जॉर्ब होते हैं, वाटर री अब्जॉर्ब होता है, ये सारी चीजें री अब्जॉर्ब होती है ना। यस सर। तो जब ये डैमेज हो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के सेल्स डैमेज हो जाएंगे, तो इसके नतीजे में होगा क्या? इसके नतीजे में ये बहुत इजी है। थ्री लॉस होगा, यानी आपकी यूरिन के अंदर यूरिया यानी यूरिन के अंदर बाइकार्बोनेट जा रहा है, NaCl लॉस होगा, फास्फेट लॉस होंगे यानी फास्फेचूरिया होगा, अमाइनो एसिड लॉस होंगे, अमाइनो एसिड यूरिया होगा, ग्लूकोज लॉस होगा, ग्लाइकोस्यूरिया होगा, वाटर। ये जो HCO3 लॉस हुई है, ये जो HCO3 लॉस हुई है, इसको हम जरा फॉलो करते हैं कि जब HCO3 लॉस होती हैं, इसका मतलब बेस लॉस हो रहा है, आपके जिस्म से बेस निकल रहा है। HCO3 बेस है, तो HCO3 लॉस्ट इन द यूरिन मीन बेस इज लॉस्ट इन द यूरिन। तो जब बेस यूरिन के अंदर लॉस हो रहा है, इसका मतलब बेस आपके ब्लड के अंदर क्या हो गया है? कम हो जाएगा। काम। कम हो जाए। तो जब ब्लड के अंदर बेस कम होगा तो ब्लड का पीएच कम हो जाएगा, यानी एसिडोसिस हो जाएगी। तो इसलिए रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 जो है वो इसलिए होती हैं क्योंकि आपकी बॉडी से बेस लॉस हो रहा होता है और पीछे एसिड जाहिर है, फिर बेस की निस्बत ज्यादा हो जाते हैं, एसिडोसिस हो जाती है। अब इसकी जो मैनेजमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम किडनी के साथ धोखा करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि ये सारी चीजें लॉस होंगी। अब देखो हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं इन लोगों को। हम इन लोगों की ट्रीटमेंट एक तो वही ओरल बाइकार्बोनेट देते हैं। इन लोगों का बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है ना, बाइकार्बोनेट इज Yes. लॉस्ट इन द यूरिन, यस सर। इसलिए एसिडोसिस हो रही है। तो हम बाहर से बाइकार्बोनेट देंगे, एक तो ये इलाज हो गया, ओरल बाइकार्बोनेट देंगे। दूसरा हम इन लोगों को थायराइड डायूरेटिक्स देंगे। अब देखो इन लोगों में वाटर लॉस हो रहा था ना, क्योंकि प्रॉक्सिमल अच्छा। कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से तो वाटर की भी अब्जॉर्प्शन होती थी। तो जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल डैमेज हो गया तो वाटर भी लॉस होगा, तो बॉडी के अंदर वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाए। डिक्रीज। काम। डिक्रीज। अब ऊपर से हमने थायराइड डायूरेटिक भी दे दिए, ये किडनी को कहेगा कि तुमने वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं करना। किडनी कहती है कि यार ये तुम क्या कह रहे हो, ऑलरेडी इतना ज्यादा वाटर लॉस हो गया प्रॉब्लम की वजह से, और तुम मुझे कहते हो कि किडनी तुमने और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं करना। यानी थायराइड डायूरेटिक क्या करेगा, ये किडनी को कहेगा कि दिस कि वाटर रीअब्जॉर्ब ना करो, तो नतीजे में क्या होगा? मोर वाटर विल बी लॉस्ट। पहले भी वाटर निकल रहा था, लॉस हो रहा था क्योंकि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल डैमेज थे, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। आपने थायराइड डायूरेटिक दे दिया, ये भी वाटर लॉस कराता है, तो यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा वाटर जा रहा है। तो जब यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा वाटर निकलेगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। कम हो जाएगा। डिक्रीज। तो जब वो डिक्रीज होगा तो GFR डिक्रीज हो जाएगी। फिल्ट्रेशन रेट, किडनी कहेगी कि यार इतना पीछे इतना थोड़ा सा ब्लड रह गया है, मैं फिल्ट्रेशन रेट स्लो कर देता हूं, तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को स्लो कर देगा। अब आएगा मजा, जब GFR लो होगा ना तो किडनी रेनिन रिलीज करेगा। जब GFR लो होगा
तो किडनी रेनिन रिलीज करेगा, रेनिन आगे रीनल रास सिस्टम जो है, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो चलेगा। वो कैसे चलता है, कैसे चलता है? रेनिन रिलीज होता है और वो क्या करता है, वो एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। कौन? रेनिन। और फिर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। कौन करता है? ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन 2 फिर क्या करवाता है? एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है। अब एल्डोस्टेरोन फिर क्या करता है? एल्डोस्टेरोन किडनी के पास आके NaCl की क्या करवाएगा? रीअब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है? NaCl की रीअब्जॉर्प्शन करना और हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन को किक आउट करना। तो जब बॉडी से हाइड्रोजन आयन किक आउट होगी, तो देखो प्रॉब्लम क्या थी, बॉडी से HCO3 किक आउट हो रहा था, रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। बेस, ये बेस है, बेस रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, ये थी प्रॉब्लम। हमने इस बंदे को थायराइड डायूरेटिक थी, उसने मिला पिला के आखिर में एल्डोस्टेरोन निकलवा के हाइड्रोजन आयन को भी किक आउट कर दिया। तो अब हाइड्रोजन आयन भी किक आउट हो रही है, जो कि क्या है इन नेचर? एसिड। तो देखो मसले की वजह से, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 की वजह से बेस लॉस हो रहा था। हमने थायराइड डायूरेटिक्स दी जो कि हाइड्रोजन आयन को किक आउट करता है, तो अब एसिड भी लॉस होगा, तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे। पीएच क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। एसिडोसिस खत्म हो जाएगी, पीएच न्यूट्रल हो जाएगा। और पोटेशियम आयन भी किक आउट होगा, इसलिए इन लोगों में भी हाइपोकैलेमिया होगा। तो अब आपको समझ आ गई है कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 में क्यों होता है हाइपोकैलेमिया और टाइप 1 में क्यों होता है हाइपोकैलेमिया। समझ नहीं आई? सर। देखो इनमें भी हाइपोकैलेमिया होता था, टाइप 2 में भी हाइपोकैलेमिया होता है। क्लियर हो गई ये बात? इसकी जो काजेज हैं वो क्या है? इसमें भी मल्टीपल माइलोमा है। मल्टीपल माइलोमा में बेंज जोन्स प्रोटीन निकलते हैं और वो जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल को डैमेज कर देते हैं। विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज एक बीमारी है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कॉपर का लेवल ज्यादा हो जाता है, और ये कॉपर जो है ये फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल को डैमेज कर देती है। और ये है एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, अगर ये एक्सपायर हो जाए और एक्सपायरी डेट के बाद आप इसको यूज करो तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 हो जाएगी। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट इसमें भी क्या है? थायराइड डायूरेटिक्स और ओरल बाइकार्बोनेट। ये टाइप 1 और टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हैं। कल हम इंशाल्लाह टाइप 4 पढ़ेंगे जो कि मोस्ट कॉमन है। हम कल ये 10 मिनट में करके ये टॉपिक खत्म कर देंगे।